मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले 2 अटेम्प्ट भी मेरे थे, तो लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें मेरा किसी भी पद पे चयन नहीं हुआ था दोनों में। लेकिन ईश्वर आपको बहुत कुछ अच्छा देने के लिए आपको कभी-कभी असफलताएँ भी देता है। तीसरी बार जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं सीधे एमपी में 12वीं रैंक लगी और डिप्टी कलेक्टर मैं बनी। खुद छात्र हूँ, अभी मेरा प्रशिक्षण चल रहा है हमारी जो आरसीवीपी नरोन्हा अकेडमी में है। तो आपके ऊपर एकदम से बदलाव नहीं आता है कि आप एकदम से अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति से एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में बन जाओ। ये एक निरंतर प्रोसेस है जो चलती रहती है। महिला सशक्तिकरण के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबको लगता है कि महिलाओं को सशक्त करना है, लेकिन पहले महिलाओं को खुद समझना होगा कि हमें सशक्त होना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास इतने अधिकार हैं, हम ये कर सकते हैं। दहेज में 8-10 लाख रुपए दिए गए, शायद वो पढ़ाई में लगाए जाते हैं, दहेज ना देने की होती। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहती हैं आप, और ऐसे बच्चों को भी, उन लड़कियों को भी क्या कोई संदेश? इसके लिए तो मैं आपको अपने घर का उदाहरण बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेरे पिताजी ऑटो चालक हैं। आज भूमिकाओं का समय नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका जीवन भूमिकाओं का नहीं है। उन्होंने साबित किया है कि सफलता संपन्नता की मोहताज नहीं होती है। हमारे साथ मौजूद हैं रीवा की आयशा अंसारी जी, डिप्टी कलेक्टर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी में। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इसके लिए अवसर प्रदान किया बोलने का। मैं पहला सवाल मेरे दोस्तों का होगा, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाला था तो वो बोल रहे थे कि जब हम ये तैयारी कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा हमें डीमोटिवेट हम हो जाते हैं, बहुत लोगों से सलाह लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी प्रारंभ करते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास होता है। आप अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखते हैं कि कैसे आपको अपने माता पिता की परिस्थितियों को परिवर्तित करना है, उन्हें समाज में वो स्थान दिलाना है जिसके वो हकदार हैं। इसके लिए आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आपकी जो कमियाँ रहती हैं आप उसमें काम करते रहते हैं, और इसके साथ ही आपको जब असफलता मिलती है तो उसके लिए आपको डरना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीएससी में ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले 2 अटेम्प्ट भी मेरे थे, तो लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें मेरा किसी भी पद पे चयन नहीं हुआ था दोनों में। लेकिन ईश्वर आपको बहुत कुछ अच्छा देने के लिए आपको कभी-कभी असफलताएँ भी देता है। तो जब तीसरी बार जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं सीधे एमपी में 12वीं रैंक लगी और डिप्टी कलेक्टर मैं बनी, जबकि इसके पहले मेरा किसी भी पद पे चयन नहीं हुआ था। तो आप लगातार लगे रहिए और आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। वो ये भी कहते हैं कि अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ इतनी मैच्योरिटी नहीं है, मैं जो निर्णय लेती हूँ उसमें भावनाओं का ज़्यादा असर दिखता है। तो अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो क्या सिखाया जाता है वहाँ पे, हमें बताइए थोड़ा सा। हमें तो मुख्यतः यही सिखाया जाता है कि हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, एक पद पे रहते हुए हम उस पद की गरिमा को भी बनाए रखें। उसके अनुसार ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे हमारे या हमारे समाज की या हमारे प्रशासन पे कोई उंगली उठे। तो हमें उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और निश्चित ही जैसे अभी मैं खुद छात्र हूँ, अभी मेरा प्रशिक्षण चल रहा है हमारे जो आरसीवीपी नरोन्हा अकेडमी में है। तो आपके ऊपर एकदम से बदलाव नहीं आता है कि आप एकदम से अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति से एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में बन जाओ। ये एक निरंतर प्रोसेस है जो चलती रहती है। बस आपको यही अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप कैसे जो हमारे दायित्व है उसको पूरा करने के लिए अपने अंदर निरंतर उस चीज़ को पाने के लिए बदलाव करते रहिए। आपके जो व्यक्तित्व है आपको उसको परिवर्तित नहीं करना है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार करते हुए एक प्रशासन के रूप में जैसे हमें रहना चाहिए, हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जी, दिमाग और भावना के बीच में कैसे तालमेल बिठाएं, इसके लिए क्या सिखाया जा रहा है आपको, क्या लोगों को क्या बताया जा रहा है? इसके लिए हमारी जो क्लास है वहाँ पे हमारे जो हमारे डीजी सर हैं उनके द्वारा हार्टफुलनेस की क्लासेस सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा ही आनंद विभाग संस्थान है कि हमें कैसे प्रसन्न रहना है, क्योंकि व्यक्ति दिमाग से कितना भी काम लेगा जब तक उसका मन शांत नहीं होगा, मन प्रसन्न नहीं होगा, वो कुछ भी काम आगे नहीं कर सकता है। तो दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस बनाना है। आपको केवल हमेशा काम के पीछे नहीं भागना है। आपकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है और जो आपके कार्य हैं, आपको दोनों में बैलेंस बनाते हुए काम करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो डीजी सर हैं वो ये भी कहते हैं कि आप दोनों को संतुलन करते हुए चलिए। आपको केवल दिमाग से काम नहीं लेना चाहिए, आपको भावनाओं पे भी ध्यान देना चाहिए, और केवल भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। आपको दोनों में संतुलन बनाना चाहिए जिससे आपको कोई मूर्ख भी ना बना पाए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी कुछ दोस्त लड़कियों का चेहरा मेरे दिमाग में उतर रहा है। वो काफ़ी पढ़ने में लिखने में अच्छी थी, उनके भी सपने थे,
लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से उनकी शादी कर दी गई। लेकिन अफ़सोस ये इस बात सबसे ज़्यादा है कि दहेज में 8-10 लाख रुपए दिए गए हैं, शायद वो पढ़ाई में लगाए जाते हैं, तो दहेज ना देने की होती। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहती हैं आप, और ऐसे बच्चों को भी, उन लड़कियों को भी क्या कोई संदेश दीजिए? इसके लिए तो मैं आपको अपने घर का ही उदाहरण बता सकती हूँ। चूँकि मेरे माता-पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो, मेरे पिताजी ऑटो चालक हैं। तो कभी उतने समाज में ऐसा सपना भी देखना और आस-पास के लोग, रिश्तेदार कि सपने हैं, कभी डिप्टी कलेक्टर जैसा बनना तो सिर्फ़ सपना है, कभी रह जाए तो पता भी नहीं है कि बनेगी कि भी नहीं बनेगी, शादी कर देनी चाहिए। लेकिन पापा का सपोर्ट था कि वो ज़रूर करेगी, और इसके लिए आस-पास के लोग ऐसे भी बोलते थे, जैसे अभी आपको पता है कि सोने के दाम बहुत ऊपर बढ़ गए हैं। जैसे आपने दहेज की बात की, तो एक बात ये भी होती है कि काश पहले बनवा लिया होता अपने बच्चों के लिए, तो आज इतने महँगे में नहीं करना होता। लेकिन मैं हमेशा पापा से कहती थी कि अगर मैं पढ़ लिख के अच्छी जगह में पहुँच गई, तो जो जेवर आप मेरे लिए बनवाना चाहते हो, मैं खुद से बनवा सकती हूँ अपने लिए, है ना? तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को दहेज देने के लिए आप उनके लिए पैसे जोड़ें, बल्कि आप उनको इस मुकाम तक पहुंचा दें कि उनको कभी दहेज देने की ज़रूरत ही ना पड़े, अपने पैरों पे खुद खड़ी हों। क्योंकि लड़कियां अगर आज अपने पैरों में खड़ी हैं, तो किसी की मोहताज नहीं है कि उन्हें हमें अपने घर की जो भी जो उनके ससुराल वाले होते हैं, उनके ताने सुनना, दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करना, ये सारी घटनाएँ कम हो जाती हैं। मैम, मेरा एक सवाल ये है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? नीतियों का कितना योगदान है, और हम पुरुषों का कितना योगदान है, हम समाज का कितना योगदान है उसमें? अब महिला सशक्तिकरण के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबको लगता है कि महिलाओं को सशक्त करना है, लेकिन पहले महिलाओं को खुद समझना होगा कि हमें सशक्त होना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास इतने अधिकार हैं, हम ये कर सकते हैं। आज जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, उनको पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कानून अपने अपने बचाव के लिए हम लागू कर सकते हैं। महिलाओं, एक कहते हैं ना, महिलाओं हमेशा और ज़्यादा पीछे पीछे जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कुछ कमज़ोर हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो या किसी अन्य भी प्रकार से जो भिन्नताएं महिलाओं में पाई जाती हैं। परंतु यदि वो खुद चाहें, और जो सरकार की जो नीति है, दोनों का सम्मिलित रूप से प्रयास होना चाहिए। केवल सरकार करेगी तो उससे कम इफ़ेक्ट होगा, लेकिन आपस की जो घर की महिलाएं हैं वो एक दूसरे को प्रेरित करें। भले ही वो छोटे-छोटे जो अपने आधारभूत, जो जैसे पापड़ बनाना हो गया, सिलाई करना हो गया, अगर वो कुछ रुपए भी अपने लिए अर्जित करती हैं और उससे अपने लिए काम करती हैं, तो वो भी एक महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता कि हम डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर या कोई राजनेता ही बने। तो अपने पैरों में खड़ी हो जाएँ वो किसी भी प्रकार से, वो महिला सशक्तिकरण मेरे हिसाब से है। एक गाँव में जो लड़की बैठी है, उसके बड़े सपने हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे वो गाँव की लड़कियाँ हों, शहर की हों, चाहे वो मीडियम की बात कर लेते हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि, अगर किसी के पापा कलेक्टर हैं या प्रोफेसर हैं और किसी के पापा चाहे एक मज़दूर ही क्यों ना हो, सबको इतना बराबर अवसर मिला हुआ है आज के जो हमारा समाज है, तो उसमें कोई भी बच्ची पीछे नहीं है। और गाँव में भी आज उतनी बेहतर कनेक्टिविटी है, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की हो, तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि अब पढ़ाई की बात की जाए तो आज ई-लर्निंग जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म भी उपलब्ध हैं, जिससे वो अच्छे से कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी हो, अगर आपके अंदर लगन हो और एक परिश्रम करने की हिम्मत हो, तो आप ज़रूर कर सकते हैं।